अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अडेप्टिव इम्यूनिटी की, अडेप्टिव इम्यूनिटी लिम्फोसाइट एंटीजन रिसेप्टर्स की। और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि इसमें उन्होंने बेसिकली इस चैप्टर में पूरा समझाया हुआ है कि सिंस वी नो कि देर आर ओनली अराउंड 20,000 जीन्स, लेकिन देर आर अराउंड मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन्स। एंड जो हमारे वो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स, उनके पास बेसिकली डिफरेंट एंटीजन्स को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी हमने पीछे पढ़ा था कि दे ऑल आर दे हैव वेरी वाइड डाइवर्सिटी। अब उस वाइड डाइवर्सिटी की वजह से उनके पास दे शुड हैव एनी एबिलिटी टू डिटेक्ट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलियन टाइप्स ऑफ एंटीजन थ्रू ओनली 20,000 जीन्स। अब वो करते कैसे हैं? वो जो उन जीन्स हैं उनकी वो डिफरेंट रीअरेंजमेंट के थ्रू के कहते हैं अपने डिफरेंट रिसेप्टर्स बनाते हैं जो कि डिफरेंट तरह के एंटीजन्स को या डाइवर्स तरह के एंटीजन्स को डिटेक्ट कर सके। तो उसकी ज़्यादा डिटेल में हम तब जाएंगे जब हम इम्यून टॉलरेंस पढ़ रहे होंगे, अभी नहीं जाएंगे। अभी बस एक छोटा सा ये कहते हैं पार्ट 1 से जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। कि सबसे पहले हम बात करते हैं बी सेल्स की। अच्छा, ये वाली फिगर इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि जो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर है वो बेसिकली बी सेल और टी सेल के प्रिकर्सर बनाते हैं। टी सेल वी नो कि इट मैच्योर्स इन थाइमस, वेयरएज बी सेल्स मैच्योर इन बोन मैरो, और फिर वहाँ से वो सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज़ लाइक लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं। एंड वहाँ पे उनकी एंटीजन प्रेजेंटेशन होती है जिससे वो फर्दर मैच्योर तो हुए होते हैं, फर्दर वो एक्टिव हो जाते हैं। नाइफ से एक्टिव टी सेल्स एंड एक्टिव बी सेल्स बन जाते हैं। सबसे पहले हम बी सेल्स की बात करते हैं। बी सेल्स के फंक्शन क्या है कि दे डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। हमें पता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन बी सेल्स का काम है। एंड दे बिकम लॉन्ग लिव मेमोरी बी सेल्स, ताकि वो रैपिडली जब भी कोई अगेन री इन्फेक्शन हो तो जल्दी से रीएक्टिवेट होकर जल्दी से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब आईजी ऑन बी सेल सरफेस इज इट्स एंटीजन रिसेप्टर। ये चीज़ याद रखनी है कि जो बी सेल का अपना रिसेप्टर होता है ना, जो बी सेल रिसेप्टर होता है वो बेसिकली एक इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, वो एंटीबॉडी होती है। वो कौन सी एंटीबॉडी होती है? वो होती है एंटीबॉडी एम। योर IgM इज़ बेसिकली द बी सेल रिसेप्टर जो कि डिफरेंट क्या कहते हैं एंटीजन्स को डिटेक्ट करेगा। और डिटेक्ट करने के बाद वो फिर बेसिकली हम आगे जब बी सेल्स का अलग से पढ़ लेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जब वो बेसिकली हेल्पर टी सेल्स की हेल्प से जब वो डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट एंटीजन्स को, उससे वो फिर उसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, आइसोटाइप स्विचिंग के एंड एफिनिटी मैच्योरेशन से, जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। वो हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। इसमें अभी बस याद रखने के जो इम्यूनोग्लोबुलिन ऑन बी सेल सरफेस इज एंटीजन रिसेप्टर विच इज नोन एज बी सेल रिसेप्टर, एंड द एबिलिटी ऑफ बी सेल प्रिकर्सर टू मेक दिस एंटीजन रिसेप्टर डिटरमिन्स वेदर इट इज अलाउड टू डेवलप इनटू मैच्योर बी सेल। अब मैच्योर बी सेल बनता कैसे? बेसिकली बोन मैरो में भी सबसे पहले जो प्री बी सेल है यानी जो प्रिकर्सर है वो एक मैच्योर नाइफ सा बनाएगा। एंड देन वो मैच्योर नाइफ बी सेल जाएगा सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज़ में, क्या कहते हैं बेसिकली एंटीजन प्रेजेंट, जब बेसिकली सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू में चला जाएगा जहाँ पे वो एंटीजन की प्रेजेंटेशन का वो करेगा, वेट कर रहा होगा। अब ये प्री बी सेल मैच्योर बी सेल में बनता कैसे? और हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो उसका IgM रिसेप्टर है वो आ गया। यहाँ पे IgM रिसेप्टर आएगा इस स्टेज में। और इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में जो रिसेप्टर है दे बिकम स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन। अब ये स्टेज होती कैसे? ये स्टेज होती ऐसे कि बेसिकली कि द एबिलिटी फॉर बी सेल्स टू डिफरेंशिएट इनटू बी सेल्स इज डिटरमिन्ड बाय अ फंक्शनल इम्यूनोग्लोबुलिन विच मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। और इस जो फंक्शनल इम्यूनोग्लोबुलिन है इसको उन प्री बी सेल्स की सरफेस पर डिटेक्ट कौन करती है? एक प्रोटीन डिटेक्ट करती है जिसका नाम होता है ब्रूटन टायरोसिन काइनेस। बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो ब्रूटन टायरोसिन काइनेस है वो जब डिटेक्ट कर लेगी इम्यूनोग्लोबुलिन को ऑन द सरफेस ऑफ प्री बी सेल, देन इट विल सेंड अ सिग्नल टू सेल एंड इट विल डिफरेंशिएट द प्री बी सेल टू मेच्योर इनटू द क्या कहते हैं मेच्योर नाइफ बी सेल। और अगर इस प्रोटीन का वो हो डेफिशिएंसी हो जाए या कोई म्यूटेशन हो जाए तो इट विल रिजल्ट इन अ कंडीशन कॉन एक्स लिंक्ड एक गैमा ग्लोबिनीमिया, जिसकी वजह से हमारी सेल्स में क्या कहते हैं बी सेल्स प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। ये होता है एंटीजन इंडिपेंडेंट फेस के। अभी कोई एंटीजन नहीं प्रोड्यूस हुआ है। एंटीजन डिपेंडेंट फेस क्या होता है? एंटीजन डिपेंडेंट फेस बेसिकली ये होता है कि जो अब ये जो मेच्योर नाइफ बी सेल्स हैं अभी इनके पास वो IgM उनका रिसेप्टर आ गया, बी सेल रिसेप्टर आ गया। अब ये सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज़ में जाएंगे, वहाँ पे इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आके एंटीजन प्रेजेंट करेंगे, जिससे फिर वो किसी भी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक हो जाएंगे और फर्दर उधर वो नाइफ से फिर एक्टिव हो जाएंगे। दैट इज़ एंटीजन डिपेंडेंट फेज ऑफ द मैच्योरेशन ऑफ बी सेल्स। और हमें पता है बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? बी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडी। अभी मैंने बताया कि बी सेल रिसेप्टर इज़ अ मैच्योर बी सेल इन विच द IgM मॉलिक्यूल इज़ पार्ट ऑफ द, या इस IgM मॉलिक्यूल इज़ बेसिकली द बी सेल रिसेप्टर। अब एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, इवन हमें पढ़ भी चुके हैं हम अपनी फर्स्ट ईयर में, लेकिन फिर भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। आप ये वाली फिगर भी याद कर सकते हैं, एक मिनट के फोकस, हाँ के जो एंटीबॉडी उसका एक स्ट्रक्चर इस तरह होता है, वाई शेप्ड होती है। देयर आर पेयर ऑफ टू आइडेंटिकल हैवी चेन्स एंड टू आइडेंटिकल लाइट चेन्स। दीज आर योर आइडेंटिकल हैवी चेन्स, दीज आर योर आइडेंटिकल लाइट चेन्स विच आर जॉइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब इनमें इनको एंटीबॉडी को हमने दो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, इस तरह करके या बल्कि इस तरह करके,
जो नीचे वाला फ्रैगमेंट है दिस इज नोन एज FC फ्रैगमेंट, जो ऊपर वाला फ्रैगमेंट है दिस इज नोन एज फैब फ्रैगमेंट। फैब फ्रैगमेंट को फैब फ्रैगमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ बेसिकली एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट, यहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है एंड दिस एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट इज मेड अप ऑफ क्या कहते हैं लाइट चेन का कॉन्स्टेंट रीजन एंड लाइट चेन का वेरिएबल रीजन एंड हैवी चेन का वेरिएबल रीजन एंड हैवी चेन का एक कॉन्स्टेंट रीजन। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि जो फैब फ्रैगमेंट है इट इज़ मेड अप ऑफ लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन, लाइट चेन का वेरिएबल रीजन और हैवी चेन का पहला कांस्टेंट रीजन और हैवी चेन का वेरिएबल रीजन। अब जो वेरिएबल रीजन्स होते हैं बेसिकली दे हैव अ कंडीशन, ये इन हम बेसिकली इन रीजन्स को हाइपर वेरिएबल रीजन्स भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है वो डिफरेंट हो सकता है और जब यहाँ पे अमीनो एसिड सीक्वेंस डिफरेंट होगा तो वो डिफरेंट तरह के एंटीजन्स के लिए वो होगा स्पेसिफिक होगा, जिससे फिर डिफरेंट तरह के एंटीजन्स जो है वो यहाँ पे आके बाइंड कर सकेंगे। ये हो गई बात फैब फ्रैगमेंट की। जो FC फ्रैगमेंट होता है विच इज़ इसमें C स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट या क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट, जो FC में C है इट स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट फ्रैगमेंट या क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट। इस कांस्टेंट और क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट में कौन से दो पार्ट्स होते हैं? एक तो दोनों इसमें हैवी चेन्स होती हैं। अब इसमें एक FC रिसेप्टर बाइंडिंग पार्ट होता है जो कि सबसे टर्मिनल एंड होता है, जो कि यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि जो कांस्टेंट हैवी चेन का थर्ड पार्ट है वो है, और इसमें बीच में जो पार्ट होता है ये होता है कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग पार्ट। ये FC फ्रैगमेंट का ही पार्ट होता है। यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ हैवी चेन का कॉन्स्टेंट हैवी चेन का सेकंड कॉन्स्टेंट रीजन। ये चीज़ याद रखनी है कि जो फैब फ्रैगमेंट है वो है पहला हैवी चेन का कॉन्स्टेंट रीजन है, वेरिएबल रीजन है और पूरा वो है लाइट चेन है। वेयर एज जो FC फ्रैगमेंट है, FC फ्रैगमेंट का हमें ये याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड MCQs आ सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट बेसिकली क्या है? FC रिसेप्टर बाइंडिंग है। ये इस वाले पार्ट के थ्रू जो आपकी एंटीबॉडी है वो आपके होस्ट सेल्स पे जाके अटैच होगी, वेदर इट बी इओसिनोफिल्स, वेदर इट बी न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, उन सब पे जो एंटीबॉडीज अटैच होंगी वो थ्रू दिस फ्रैगमेंट अटैच होंगी थ्रू FC रिसेप्टर बाइंडिंग फ्रैगमेंट। वेयर एज जो कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग फ्रैगमेंट है यहाँ पे आपके डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्स बाइंड करेंगे, लाइक कॉम्प्लीमेंट 3B वो इधर आके आपका बाइंड करेगा। और मैंने ये बताया कि इन्होंने दिखाया हुआ कि जो वेरिएबल रीजन है उनको हम हाइपर वेरिएबल रीजन्स भी कहते हैं, कि इन्होंने दिखाया हुआ कि हाइपर वेरिएबल रीजन्स ऐसे दिखाए हुए कि बेसिकली दे आर स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन, ताकि उससे डिफरेंट डाइवर्सिटी प्रोड्यूस हो सके। दैट वाज एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एंड ऑल्सो हम जब इसकी अगेन और डिटेल पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि जो आई बिलीव IgA और IgM होती है उनके पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपने FC रिसेप्टर्स के थ्रू बाइंड होकर मल्टीमर बना देती हैं। वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें मैं समझा दूंगा। अब हमें पता है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। अब जो लाइट चेन्स है, लाइट चेन्स दो तरह की होती हैं, कैपा और लैम्डा। और वो कैपा और लैम्डा कहाँ से डिटरमिन होता है? उनके कांस्टेंट रीजन है। इट विल आइदर बी कैपा और इट विल बी लैम्डा। हमारी बॉडी में ह्यूमंस में ज़्यादातर जो कैपा है वो ज़्यादा पाया जाता है इन अ रेशियो ऑफ 2:1। कैपा टू लैम्डा 2:1 होती है, जिसमें कैपा ज़्यादातर पाया जाता है लाइट चेन में कांस्टेंट रीजन में। और जो हैवी चेन है और उनकी हैवी चेन से ही बेसिकली हम डिटरमिन करते हैं कि आपकी कौन सी वाली वो इम्यूनोग्लोबुलिन है। अगर गैमा चेन होगी तो गैमा G से स्टार्ट हो रहा है तो वो बन गई IgG। अगर अल्फ़ा हुई तो अल्फ़ा A से स्टार्ट हो रहा है वो बन गई IgA। म्यू हुई, म्यू M से हो रहा है वो बन गई IgM। एप्सिलॉन हुई वो बन गई IgE एंड डेल्टा हुई तो वो बन गई IgD। अब आगे जो जीन्स का उन्होंने बताया हुआ है एंड क्लोनल सिलेक्शन वाला जो पूरा प्रोसेस है, ये हम जब इम्यून टॉलरेंस पढ़ लेंगे तब मैं इसको ईजिली समझा दूंगा। दैट वाज ऑल रिलेटेड टू B सेल। हम T सेल की भी बात कर लेते हैं। T सेल में क्या होता है कि T सेल का भी इसी तरह होता है कि सबसे पहले दे रिक्वायर T सेल रिसेप्टर एंटीजन इन थाइमस, देन वो सेकेंडरी लिम्फोइड फॉलिकल टिश्यूज़ में जाके प्रेजेंट हो जाते हैं। वहाँ पे वो वेट करते हैं कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लाइक डेंड्रिटिक सेल या लाइक डेंड्रिटिक सेल आएगा, वो अपने एंटीजन इनको प्रेजेंट करवाएगा, जिससे फिर ये नाइव से एक्टिव हो जाएंगे और अपने फंक्शंस परफॉर्म कर लेंगे। और जो T सेल रिसेप्टर है, जिस तरह हमने B सेल रिसेप्टर पढ़ा था, उसके लिए ब्रूटन टायरोसिन काइनेज रिक्वायर्ड होता है। T सेल रिसेप्टर भी क्या होता है कि जो वो यूनिक एंटीजन रिसेप्टर है वो बेसिकली इसी वाले फेज़ में उसको मिल जाते हैं, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जब जो T सेल प्रिकर्सर वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के होता कि हम देख सकते हैं कि उस पर T सेल रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, वो याद रखनी है कि अगर तो ऐसा हो कि आपकी एक सिंड्रोम होता है जिसका नाम होता है डिजॉर्ज सिंड्रोम। डिजॉर्ज सिंड्रोम में क्या होता है कि उसमें जो आपके पेशेंट्स होते हैं दे आर बॉर्न विदाउट थाइमस, एंड जब दे आर बॉर्न विदाउट थाइमस तो थाइमस में T सेल बन रहे थे, अब थाइमस हो गए तो वो बंदा T सेल डेफिशिएंट होगा, जिसकी वजह से इट विल लीड टू इन्फेक्शन एंड इवन डेथ इन अर्ली एज। T सेल रिसेप्टर का स्ट्रक्चर कैसा है हम देख लेते हैं। T सेल रिसेप्टर का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है और जब हम इसको अगेन डिटेल में पढ़ेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस और फर्दर समझ आ जाएगी। इसमें एक अल्फ़ा चेन होती है सिंगल और एक बीटा चेन होती है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। ये वाली फिगर ये T सेल का रिसेप्टर है जो क्या कहते हैं जब वो मेच्योर बन रहा है, जब बेसिकली T सेल अपने
टी सेल जब अपने इस स्टेज से इस स्टेज में आ रहा है तो उस पर रिसेप्टर प्रेजेंट हो रहा है। ये जो रिसेप्टर है इसकी उन्होंने मैग्नीफाइड व्यू दिखाया हुआ है, इस तरह का होता है। इट कंटेन्स सिंगल अल्फा चेन, सिंगल बीटा चेन। इसके भी 2 रीजन्स होते हैं, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन पर आपके अल्फा और बीटा आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं। जो वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन एज द नेम सजेस्ट इट कुड बी हाइपर वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस। और यहाँ पे आपकी एंटीजन बाइंडिंग साइड होती है। यहाँ पे कौन सा एंटीजन बाइंड होता है? बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि जो टी सेल्स होते हैं दे कैन ओनली डिटेक्ट पेप्टाइड एंटीजन्स विच आर कॉम्प्लेक्स्ड विद MHC प्रोटीन। अब डिपेंडिंग अपॉन इफ इट्स हेल्पर टी सेल और इफ इट्स साइटोटॉक्सिक टी सेल, अगर तो ये हेल्पर टी सेल है तो यहाँ पे आपका MHC2 पेप्टाइड एंटीजन के साथ आके अटैच हो रहा होगा। और अगर ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है, CD8 टी सेल है, तो यहाँ पे आपका MHC1 अपने पेप्टाइड एंटीजन्स के साथ आके इधर को अटैच हो रहा होगा। हर टी सेल के पास अब उसका अलग से को रिसेप्टर होता है। वो को रिसेप्टर क्या होता है ये इन्होंने बड़ा सा दिखाया है, विच इज़ बेसिकली नोन एज क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन। और ये होता कहाँ है? इट सिट्स इन द टी सेल मेम्ब्रेन। और ये इसकी पूरी एक्स्ट्रा सेलुलर वाली साइड तक इस तरह हमें वो फिगर नज़र आ रही होती है। अगर तो ये हेल्पर टी सेल होगा सो दिस को रिसेप्टर विल बी CD4, एंड अगर तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल होगा सो दिस को रिसेप्टर विल बी CD8, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। और इसमें जो लास्टली जो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टी सेल रिसेप्टर है इट कंटेन्स ऑफ सर्टन प्रोटीन्स विच आर नोन एज CD3 प्रोटीन्स। बस इसमें यह बात याद रखनी है कि इट कंटेन्स CD3 प्रोटीन्स। CD3 जीटा को दिस इज अ साइन ऑफ जीटा, इसको दरअसल ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। एप्सिलॉन और डेल्टा भी इंपॉर्टेंट होती हैं बेसिकली, और गैमा भी। याद बस ये रखना है कि इट कंटेन्स CD3 प्रोटीन। CD3 प्रोटीन्स का काम क्या है? CD3 प्रोटीन्स का काम ये है कि जब एंटीजन यहाँ के बाइंड करेगा तो जब हम इसकी फर्दर अगेन क्या कहते हैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, हो क्या रहा होगा कि एंटीजन जब अपने MHC मॉलिक्यूल के साथ आएगा, जब बाइंड करेगा तो वो एक सिग्नल भेजेगा। वो सिग्नल से डिटेक्ट कौन करेगा? वो डिटेक्ट करेंगे CD3, और CD3 आगे जाके सिग्नल को फर्दर एक तरह से कहते हैं ट्रांसड्यूस करेंगे, अंदर को भेजेंगे, जिससे फिर डिफरेंट फंक्शन होंगे और जिससे फिर टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। यही चीज़ इन्होंने पीछे बताई भी है कि कहते हैं कि ऑल टी सेल्स हैव CD3 प्रोटीन्स इन एसोसिएशन विद TCR विच इज़ टी सेल रिसेप्टर। द पर्पस ऑफ CD3 इज़ टू ट्रांसमिट द TCR पेप्टाइड रिकॉग्निशन सिग्नल। पेप्टाइड रिकॉग्निशन सिग्नल जो कि MHC लाया है यहाँ पे, पेप्टाइड रिकॉग्निशन सिग्नल from the surface to the inside of the cell, and this is achieved through intracellular tyrosine kinase that are bound to CD3 and phosphorylate downstream second messenger। ये पूरा बेशक ना याद भी तो कोई मसला नहीं। सो दैट वाज इट। इसकी भी आ गया वो डिफरेंट रिसेप्टर्स के लिए किस तरह स्पेसिफिक और डाइवर्स होते हैं, क्या इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है। जब हम इम्यून टॉलरेंस पढ़ेंगे तो इसको मैं और सही से समझा दूँगा। दैट वाज इट। आई होप ईजीली समझ में आ गया हो द पार्ट 1 ऑफ आवर एंटीजन लिम्फोसाइट एंटीजन रिसेप्टर्स, एंड थैंक यू।